हेलो हेलो हेलो। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयु टिप। एक बार फिर से हम आगे दोबारा से। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय ठाकुर, BAMS MD अग्रतंत्र, राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला, हिमाचल प्रदेश से। एक बार फिर से हम एक नया कोर्स लेके आपके पास आए हैं। हरियाणा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के बाद अब हम फिर से एक अलग तरह का एग्जाम आपके सामने जो है वो उस एक एग्जाम से रिलेटेड एक कोर्स लेके आए हैं, जो कि है गुजरात आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एग्जाम। बहुत सारे लोग जो इस लेक्चर को यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे लोग पहले से इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। इस एग्जाम में क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं या फिर वीडियोस जो हैं वो हमारी ऐप पे और यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि गुजरात आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम, जो कि लगभग तय है कि अक्टूबर में होगा, हम उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे आए हैं। और उसकी तैयारी करने का एक ही तरीका है कि जो सिलेबस दिया गया है उसको हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हर दिन पढ़ेंगे। हरियाणा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर में भी हमारा जो बिल्कुल एक फोकस था वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस पे ही था। बहुत बार मैंने एक ही बात पे जोर दिया था कि सिलेबस जो दिया है सरकार ने उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और हमने वही चीज पढ़ी थी और एग्जाम में एग्जैक्टली वही चीज पूछी गई थी। बहुत सारे बच्चे जो है वो पथ भ्रष्ट थे उस समय भी, और इस टाइम पे भी हो सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात पे जोर देते हैं कि संहिताएं पढ़ते हैं, सिलेबस तो सिर्फ सरकार ने ऐसे मूर्ख बनाने के लिए दिया होता है। तो ये बात पहले हरियाणा में भी प्रूव हो गई थी कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत हमारे साथ जुड़े थे शुरू से लेकर अंत तक। बहुत सारे बच्चे, एटलीस्ट 20+ बच्चे जो हैं वो हरियाणा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आज हैं। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है कार्डियक पॉइजन। पहले इस बात पे आते हैं कि अगतंत्र ही क्यों। इसलिए नहीं कि मैं अगतंत्र का स्पेशलिस्ट हूं इसीलिए आपको अगतंत्र पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले। इसीलिए आपको अगतंत्र सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अगतंत्र आपके टच से काफी बाहर होगा अब। और यूजी लेवल पे हम इस सिलेबस को, इस टॉपिक को, अगतंत्र को, इस सब्जेक्ट को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोई भी स्टेट हो उसमें अगतंत्र का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जो दूसरा सब्जेक्ट हम इसके साथ साथ अल्टरनेटली शुरू करेंगे वो है रसशास्त्र। क्यों रसशास्त्र शुरू करेंगे वो आप सब जानते हैं कि काफी बड़ा सिलेबस होता है रसशास्त्र का और बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं बिल्कुल जानते हैं कि किस तरह से हम डिफिकल्ट टॉपिक को उसकी डाइसेक्शन करके उसकी जड़ तक जाते हैं और उनको अच्छी तरह से समझ के हम याद करते हैं। तो दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम सबसे पहले जो सबसे टफ वाले सब्जेक्ट हैं उनको शुरू करेंगे, वो है एक अगतंत्र और एक है रसशास्त्र। वेटेज जो है वो सभी सब्जेक्ट्स की इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगतंत्र का सिलेबस थोड़ा कम है तो कम वहां से एग्जाम आए, पेपर आएगा, क्वेश्चंस लगभग इक्वल वेटेज होती है। और सिलेबस जो भी दिया है हमने सारा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आपको आपसे बातचीत करनी थी। बात वही है कि आपने इन सभी डेमो सेशंस को अच्छे से पढ़ने के बाद, और जो लोग पहले भी हमसे जुड़े थे, हरियाणा PSC में भी जुड़े थे, उनको हमारी टीचिंग का बिल्कुल 100% आइडिया है, इसीलिए वो दोबारा से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन सभी लोगों के लिए वेलकम बैक। आपने जो ये नंबर्स नीचे दिए हैं उन पे कांटेक्ट करना है आफ्टर डेमो। अगर आपको लगे कि हाँ हमें इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, दिस इज द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आपने इन जो नंबर्स दिए हैं उन पे आपने मैसेज करना है और ये कोर्स जो है वो आपने ज्वाइन करना है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे पहले हम
सिलेबस पे आते हैं, और आपने उससे पहले जो क्लास हुई उसमें आपने द्रव्य गुण का टॉपिक पढ़ा होगा, मिश्रक गण, डॉक्टर शुभम के द्वारा। अब हम सीधा आते हैं थर्ड पॉइंट पे। एक हम यहाँ से डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, दैट इज अगत तंत्र, और फिर फोर्थ सब्जेक्ट हम दूसरे दिन, एक दिन हम अगत तंत्र पढ़ा करेंगे, एक दिन एक लेक्चर में रसशास्त्र। ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा दिए गए हैं, ठीक है, इसीलिए हम इन पे सबसे पहले घुसेंगे। आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम इन टॉपिक पे आते हैं, विष और उपविष। ठीक है, विष और उपविष में अगर आप देखो तो इसमें पॉइंट क्या है, अर्क, स्नूही, लांगली, करवीर, गुंजा, अहिफेन, धतूरा, भल्लातक, बत्सनाभ, कुपीलू, जयपाल, भंगा, टोबैको, पार्थीनियम, ठीक है, चित्रक, एरंड, ठीक है, डिजिटैलिस और सेरेब्रा ओडुलम। अब ये आपको डायरेक्ट सीधा आपने अपने यूजी लेवल पे पढ़े होंगे, ये प्लांट पॉइजन या फिर आप इसको स्थावर विष की कैटेगरी में आपने इनको पढ़ा होगा। अब हम इसको थोड़ा और कैटेगराइज कर देते हैं, इसको हमने नाम दिया है कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन का सीधा मतलब वही पॉइजन जो सीधा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अटैक करते हैं। तो आज का मुद्दा सिर्फ यही है, कार्डियक पॉइजन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, बत्सनाभ, करवीर, डिजिटैलिस, टोबैको एंड सेरेब्रा ओडुलम। इसमें से लगभग सारी ही चीजें जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। तो ये 5 चीजें जो हैं वो कार्डियक पॉइजन होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास बत्सनाभ। पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले यही बन सकता है कि इनमें से कौन सा कार्डियक पॉइजन नहीं है। आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन में से आपको दिया जाएगा इनमें से कौन सा कार्डियक पॉइजन है या नहीं है। तो है कौन कौन से, 5 ही हैं। कौन कौन सा, पहला है बत्सनाभ, दूसरा है करवीर, तीसरा है डिजिटैलिस, चौथा है टोबैको और पांचवा है सेरेब्रा ओडुलम। इन पांचों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये कार्डियक पॉइजन क्यों है। सबसे पहला है बत्सनाभ, आयुर्वेद का सबसे खतरनाक विष जिसको हम बोलते हैं, जिसको विष की भी परिभाषा दी गई है। ठीक है, विष ही इसको मान लिया गया, जैसे ज्वर को रोग मान लिया गया, रोग की परिभाषा ज्वर को दे दी गई कि इतना डेंजरस है वत्सनाभ, इतना विषैला है कि इसको डायरेक्ट विष बोल दिया गया। दूसरा, इसको अमृत भी बोला गया। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो हमने बिल्कुल डिटेल में चीजें पढ़नी है। विष और अमृत दोनों वत्सनाभ को कहा गया। हम ये यूजी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि आयुर्वेद में सबसे खतरनाक जो पॉइजन है वो है वत्सनाभ। ठीक है, वत्सनाभ। तो खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये सबसे बड़े मर्म पे अटैक करता है, यानी हृदय पर अटैक करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अटैक करता है, तो ये कार्डियक पॉइजन है। ठीक है, नाम क्या है इसका, बोटेनिकल नेम पे आए तो इसका नाम है एकोनाइटम फेरोक्स और फैमिली है एरेननक्यूलेसिए। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, नाम क्या है। ठीक है, दूसरा इसके संस्कृत नाम पे आते हैं तो वत्सनाभ, या पर्याय पे आते हैं तो विष और अमृत अच्छे से यूज किया गया, अच्छे से शुद्ध किया गया, तो वत्सनाभ अमृत है क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन बनाने के काम आता है। अगर नहीं अच्छे से शुद्ध किया गया तो बहुत डेंजरस विष है, ये आपने ध्यान रखना है। दो चीजें क्लियर होगी। कई बार क्वेश्चन आपने एआईए पीजीटी में भी देखा होगा, कॉमन इंग्लिश नेम भी पूछ लेते हैं आजकल, तो उसके ऊपर भी आपने ध्यान देना। वोल्सवेन, इंडियन एकोनाइट, ठीक है, जनरल इसके जो है, ठीक है, मॉन्क्स हुड, आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, मॉन्क्स हुड बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होता है बत्सनाभ, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। कश्मीर, असम, वहां उनकी लंबी ऊंची पहाड़ियों पे जाओगे तब वहां पे बत्सनाभ मिलेगा। टाइप ऑफ पॉइजन में हमने पहले ही बात कर ली कि सीधा दिल पे अटैक करता है, क्योंकि इतना खतरनाक विष है कि प्रधान मर्म पे अटैक करता है। कार्डियक पॉइजन, गुण कर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है खास, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विष के गुण क्या होते हैं, रूक्ष, लघु, व्यवायी, विकासी, उष्ण, तीक्ष्ण, यही सब रहेगा। याद क्या करना है, इसमें सिर्फ विपाक। अगर आप देखोगे तो इसका रस क्या है, मधुर रस है, टेस्ट में मीठा होता है, टेस्ट में मीठा है, इसीलिए किसी को देना बड़ा आसान है। इसको आप किसी भी चीज में मीठा है तो टेस्ट अच्छा है तो कोई भी आसानी से खा लेगा, इसीलिए ये आइडियल होमिसिडल पॉइजन है, दूसरों को मारने के लिए आइडियल चीज है। किसी भी मीठी चीज में, मिठाई में
थोड़ा मिक्स करके दे दो, जिससे आपको आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में कोई दिक्कत दे रहा है ना, उसको बड़ी आसानी से जो है वो होमिसिडल पॉइजन में यूज किया जाता है। पहला कारण ये है, ये पॉइंट्स आपने साथ साथ में लिखते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। पहला कारण ये है कि इसका रस मधुर है, रस मधुर है तो विपाक भी मधुर है, खाने में मीठा मीठा है, और चीप, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है पहाड़ियों में, इसीलिए आइडियल होमिसिडल पॉइजन है। फिर अगला प्रश्न जो हमसे पूछा जा सकता है वो है इसके एक्टिव प्रिंसिपल, क्या क्या केमिकल हैं इसमें जो कार्डिक पॉइजन है। तो नाम ही इसका पहले था, एकोनाइट इसका नाम है, तो एकोनाइटिन मिलते जुलता ही है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें है स्यूडो एकोनाइटिन, तीसरा है एकोनिन, चौथा है पिक्रा एकोनाइटिन, ठीक है, और पांचवा है, ये आप याद कर सकते हो थोड़ा, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बेमोइल अमाइन, ठीक है, ये इतना इसमें होता ही नहीं है। मेजर आपको यही याद रखने हैं, एकोनाइटिन, स्यूडो एकोनाइटिन, एक तो एकोनाइटिन है, एक एकोनाइटिन की तरह एक्ट करता है, स्यूडो एकोनाइटिन है, झूठा एकोनाइटिन है। फिर उसी की तरह मिलने वाला एक एकोनिन है और एक पिक्रा एकोनाइटिन है, बस इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम इसके इस हिस्से पे आते हैं, ये इसका पॉइजनस पार्ट है और ये इसका कंद है। ये भी बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत सारे बच्चे इसको मूल मूल कहते रहते हैं, ये कंद विष है, ट्यूबर है, मूल नहीं है, कंद विष है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डीप कभी भी पीएससी लेवल का प्रश्न नहीं आता है कि कैसे काम करता है, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि ये सोडियम पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। सोडियम पोटाशियम जो नर्व चैनल होते हैं हमारे नर्व्स के अंदर, उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से नर्व नहीं, आगे कंडक्शन नहीं होती, कंडक्शन नहीं होते तो सारे के सारे मसल्स काम करना बंद कर देंगे। बस सोडियम पोटाशियम पंप को बंद कर देता है एकोनाइट, इतनी सी बात है। जब वो पंप बंद हो जाएगा तो कोई भी मसल काम नहीं करेगी। तो देखो, स्केलेटल मसल्स काम नहीं करेंगी, स्केलेटल मसल्स जैसे हमारी जो मांसपेशियां है ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो हम जिम में बनाने जाते हैं, स्मूथ मसल्स काम नहीं करेंगी, ठीक है, लेकिन उसमें उतनी दिक्कत इतनी जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, मेरी बाइसेप काम नहीं करेगी, कोई इश्यू नहीं है। स्मूथ मसल अगर काम नहीं करना या करना बंद करे, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर कार्डियक मसल्स काम ना करें, मायोकार्डियल मसल्स काम ना करें, तो दिल बंद हो जाएगा। तो बस मुद्दा यहीं पे ही है कि मायोकार्डियल मसल्स जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप के बंद होने की वजह से बंद हो जाती है, और जब वो मसल्स बंद हो जाएंगी तो फिर दिल भी बंद हो जाएगा, और जब दिल बंद हो जाएगा फिर डेथ हो जाएगी। कैसे होगी हम आगे पढ़ेंगे। आपने यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट जो है वो बस लिखते जाना है, ठीक है, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट है ना, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया, कार्डियक मसल्स बंद हो गई, कार्डियक मसल्स बंद होगी तो फिब्रिलेशन होगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी। क्या होती है फिब्रिलेशन? फिब्रिलेट करने का मतलब होता है बिल्कुल फड़फड़ाना, तड़पना, जिसको हम बोलते हैं। यहां पे आ जाते हैं सीधा 10th पॉइंट पे। डेथ किसकी वजह से होगी? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बत्सनाब, एक तो पहले लेवल पर क्वेश्चन यही बन जाएगा कि बत्सनाब से डेथ क्यों होती है। आंसर जाएगा कि वो कार्डियक पॉइजन है। दूसरा थोड़ा और डीप चले जाएंगे तो कार्डियक पॉइजन में वो करता क्या है, तो दो चीजें करता है। पहला करेगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पहले आपका वेंट्रिकल जो है वो फड़फड़ाएगा, क्योंकि उसको जो करंट है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसको फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसके लिए यूज किया जाता है डिफिब्रिलेटर। सीधा, ज्यादा नहीं घुसेंगे, सुपरफिशियल रखेंगे, है ना, ज्यादा घुसेंगे तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, उतना याद भी नहीं रहता है। अगर स्केलेटल मसल्स का फेलियर हुआ, क्योंकि सारे मसल्स बंद हो रहे हैं, अगर तो स्केलेटल मसल्स जो हमारी रिब्स के अंदर जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, अगर वो काम करना बंद कर देंगी तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी फेलियर, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, वेंट्रिकल पहले फड़फड़ाएगा, डिफिब्रिलेट नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो फिर वेंट्रिकल बंद हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो डेथ क्यों हो रही है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा फेटल डोज पे।
हमने पहले मोटे मोटे तरीके से फेटल डोज और फेटल पीरियड, जो कि आपको सबको पता है, सब लोग डॉक्टर्स है यहाँ पर, है ना, सबको पता है कि अगर तंत्र में अगर प्लांट से क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनेगा, सबसे ज्यादा चांसेस है यहीं से, फेटल डोज फेटल पीरियड। बस अगर मुझे पेपर आएगा अगर तंत्र का डालने के लिए तो मैं तो यहीं से डालूंगा, है ना। आप खुद को एक टीचर की तरह सोच के बैठा करो पढ़ाई करने की, अगर मैं टीचर बनूं तो मैं क्या डालूं, यही डालूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। तो इसी पे आते हैं, फेटल डोज पे आते हैं हम। यहाँ पर रूट या फिर ट्यूबर बोलते हैं, कंद है कितना, 1 ग्राम, 1 ग्राम कंद चूर्ण। इस कंद को देखो, आपने एक कंद बनाना है यहाँ पे, बस एक कंद, इस तरीके से एक कंद बनाना है, एक कंद 1 ग्राम चूर्ण, ठीक है। फिर उसको क्या कर दिया, उसको चौथे हिस्से में तोड़ दिया, एक्सट्रैक्ट जो उसका स्वरस था वो कितना, 250 mg, कितना, उसका चौथा हिस्सा 250 mg, ठीक है। इस 250 mg को भी चेंज कर दो, इसको आप 250 से लिख दो सीधा 20 to 25, 2 and 5, 20 से 25, इसको 20 से 30 से चेंज करके, क्योंकि 5-10 ml के आसपास रेंज जो है वो हर किताब में वेरी करेगी, आपने एग्जैक्टली नहीं, अपने आसपास रहना है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, भागने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों के आसपास वाला टिक लगाना है। तो 250 का आपने यहाँ पे कर देना 20 to 25 ml टिंक्चर। अगर आपको टिंक्चर दिया जाए तो 20 से 25 ml टिंक्चर। एल्कलॉइड आपने यहाँ से काट देना है, और इस 20 से इस 250 से आपने चेंज कर देना है 2 से 2.5, ठीक है, 2 से 2.5। जो एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड का मतलब जो केमिकल था, कौन सा केमिकल था, एक्ोनाइटिन, है ना। टू 2 to 5, 2 to 5, ठीक है, इसको चेंज करना 2 to 5। तो मोटे मोटे तौर पे अब हम यहाँ पे दोबारा से आते हैं, देखो आपने अभी जो डोज है वो बस यहाँ पे लिखनी है, थोड़ा सा इसको ठीक करना है आसपास, और याद करने की कोशिश करनी है। डोज और फेटल पीरियड पे हम एक बार फिर से आएंगे लास्ट में, चार्ट पेपर से पिछले दिन एक चार्ट बनाएंगे, उसी चार्ट को याद रखेंगे। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तरीके से हमने एक कंद की बात करी, एक कंद 1 ग्राम, उसके 4 हिस्से कर लो, है ना। एल्कलॉइड 4 ग्राम लिखा है, इसको चेंज कर दो 2 to 5 ग्राम, सॉरी 5 mg, है ना, एल्कलॉइड है तो mg में रहेगा, छोटा केमिकल है तो mg में, तो इसको चेंज कर दो 2 to 5, इसी का ही 250, फिर इसी का ही 20 से 25, सारी चीजें एक के आसपास ही घूम रही हैं। फिर मैंने चौथे हिस्से की बात करी, तो चौथा हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, मेडिकेटेड डोज कितनी है, 1/4 to 1/8 रत्ती, एक रत्ती में 125 mg होती है, तो 1/4 to 1/8 रत्ती, 8 रत्ती जो हो गया वो हो गया 15 mg, ठीक है। ये इतना सा आपने मोटे मोटे तरीके से याद रखना है। फिर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रस रत्न समुच्चय ने क्या कर दिया, वेग के अकॉर्डिंग जो है वो बत्सनाभ पॉइजनिंग में आपको लक्षण दे दिए। तो रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल अटैक करेंगे। अटैक क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता कि 8वें वेग में मृत्यु होती है, इतना हम जानते हैं, 8वें वेग में मृत्यु होती है, ठीक है। अब आते हैं प्रथम वेग में क्या होते हैं, त्वक विकार। प्रथम वेग में क्या होंगे, त्वक विकार। सबसे पहले आप कुछ खाओ, कोई भी विष खाओ, उष्ण तीक्ष्ण है, पित्त को बढ़ाएगा, पित्त बढ़ेगा तो रक्त दुष्टि होगी, और रक्त दुष्टि हुई तो त्वक विकार। सबसे पहले फर्स्ट लीक, सबसे बाहर क्या है हमारे पास, स्किन, सबसे पहले त्वक विकार। सबसे पहले क्या पॉइंट याद रखना हमने, त्वक विकार। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, द्वितीय वेग में वेपथू, ठीक है, वेपथू। तीसरे वेग में आता है दाह, ठीक है। चतुर्थ वेग में आती है विकृत अवस्था, ठीक है। पांचवें वेग में आता है फेन उद्गम, छठे वेग में आता है स्कंद भग्न, ठीक है। अब यहां पर एक चीज के साथ हमने सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। यहां पर जहां पर स्कंद भग्न लिखा है वहां पर आचार्य चरक ने षष्ठे हिक्का, उन्होंने कहा छठे वेग में हिक्का होती है, ठीक है। और भंग स्कंद जो होता है, कंधे जो ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर्स होते हैं, वो 7th वेग में होती है। कहाँ होती है, 7th वेग में। तो यहां पर आपने डी डी करके लिख लेना है, 7th वेग में स्कंद भग्न होता है, बिल्कुल कंधे नीचे गिर जाते हैं, मतलब मरने वाला पेशेंट हो गया, और 8वें वेग में मर जाता है, यही होता है। यहाँ पे छठे वेग में भंग स्कंद लिख दिया है, और 7वें वेग में जाड़ता लिख दी है, कि बिल्कुल बॉडी जो है वो राइगर मोर्टिस की तरह
बिहेव करेगी। राइगर मोर्टिस क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, आपने पढ़ा होगा सुना होगा लेकिन भूल गया होगा, तो हम यहाँ पे इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए आए हैं कि राइगर मोर्टिस होता है क्या। शरीर का अकड़ जाना वही जाड़ता, इसको लिख लो साइड में, राइगर मोर्टिस। सेवंथ वेग में राइगर मोर्टिस याद रखने के लिए, राइगर मोर्टिस डेथ के बाद आता है, लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि शरीर जकड़ जाता है, 7वें में जकड़ गया, 8वें में मृत्यु होगी, 6th में भंग स्कंद हो गया, ठीक है। 5वें वेग में क्या हुआ, फेन उद्गम, पंच मारा, एक जोर से मुक्का मारा, ठीक है, पंच मारा, यहां पे लिख लो, पंच मारा, तो चरक ने बोला है नील आदि नाम तमस दर्शनम, ठीक है। मैंने मान लो एक अपने दोस्त को एक पंच मारा जोर से, आंखों के नीचे उसको जोर से पंच मारा, तो उसको क्या हो गया, अंधेरा छा गया, तमस दर्शनम, है ना, तमस दर्शनम, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आंखों के नीचे ब्रूजिंग हो गई, नील पड़ गया, है ना। ब्रूजिंग क्या होती है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पंचम वेग में क्या हो गया, मैंने उसको पंच मारा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और नील पड़ गया और मुंह से झाग निकलने लग गया, इतने जोर से पंच मारा था, क्योंकि मैं तो जिम जाता हूं तो मैंने जोर से पंच मारा, है ना। आपको याद रखनी चीजें, फेन उद्गम कब हुआ, जब पंच पड़ा, पंच पड़ा पंचम वेग में, यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, चरक संहिता में लिखा है नीला आदि नाम तमस दर्शनम, कि नीला नीला दिखा उसको और आंखों के आगे अंधेरा छा गया क्योंकि उसको पंच पड़ा। क्लियर है बात। दूसरे वेग में वेपथू, ठीक है, दुबे लिखना आपने यहां पे, दुबे, दूसरे वेग में वेपथू, दुबे जी थे मेरे दोस्त जिनको मैंने पंच मारा, दूसरे दू, है ना, दूसरे और बे मतलब बेपथू। तृतीय वेग में दा हुआ, ठीक है, तृतीय वेग में दा हुआ, टीडीएस, टीडीएस हम लिखते हैं ना, दिन में 3 बार लेना है टीडीएस, टी मतलब तृतीय, डी मतलब दाह, टीडीएस का मतलब भी 3 भी होता है ना। चतुर्थ वेग में विकृत अवस्था, बस ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। रिवाइज करने थोड़ी देर बाद आते हैं फिर से। अब हम साइन एंड सिम्टम पे आते हैं। तो देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी विष पढ़ोगे, साइन एंड सिम्टम लगभग लगभग जनरल जो साइन एंड सिम्टम है वो सेम ही रहेंगे, चेंज क्या होगा, स्पेशल चेंज चेंज हो जाएगा, कि जैसे ये हमने पढ़ लिया, यहां पर छठे पे आ जाते हैं, स्पेशल क्या होगा, क्योंकि कार्डिक है तो पहले एरिथमियाज होगा, एरिथमियाज मतलब कि जो हमारी सोडियम पोटेशियम जो चैनल होते हैं, थोड़ा बहुत याद होगा आपको, है ना, नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स को कैरी करते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल, तो वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिदम नहीं बनेगी, एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बस ये पॉइंट आपने इन नोट्स को जब आप प्रिंट कराओगे तो जो मैं पॉइंट आपको अंडरलाइन करा रहा हूं बस वही आपने अंडरलाइन करना है, रिवाइज जब करना तो बस यही रिवाइज करना है, ठीक है। एरिथमियाज हो जाएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगी और उसके बाद पल्स धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है, स्किन का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा क्योंकि नर्व काम नहीं कर रही है, उसके बाद सर दर्द, ये सारे के सारे लक्षण जो हैं वो आपको याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स, क्योंकि नर्व काम नहीं कर रही है, नर्व काम नहीं कर रही है तो पैरालिसिस होगी। और डेथ क्यों होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। बस आपको ये हिस्सा याद रखना है। ब्रीदिंग क्यों कम हो रही है भाई, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं, जो रिब्स के अंदर मसल्स हैं वो काम नहीं करनी है, तो बस ब्रीदिंग कम हो जा रही है। बस इतना हिस्सा आपको बदस्नाव से रिलेटेड याद रखना है, क्योंकि वो कार्डियक पॉइजन है इसीलिए वो कर रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे आओ तो ये सब सेम ही रहेगा, लगभग हर विषय में ये सेम ही रहेगा। सिम्टम टिंगलिंग सेंसेशन से शुरू होते हैं, मुंह में जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, यहाँ पे ये टिंगलिंग सेंसेशन इंपॉर्टेंट है, बदस्नाव में इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोडियम पोटेशियम चैनल बंद हो रहे हैं। टिंगलिंग सेंसेशन होती है, उसके बाद सुन्न पड़ जाता है, रिप्लेस्ड बाय नंबनेस और सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है और उसके बाद पैरालिसिस हो जाता है। ये जो पहला पॉइंट है ये बदस्नाव का स्पेशल पॉइंट है। उसके बाद जो बाकी वही है कि अगर आप कोई भी विष खा लो, आप खुद सोच लो कि मैंने मिट्टी का तेल पी लिया, क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, पेन अब्डोमेन शुरू हो जाएगी, डायरिया शुरू हो जाएगा, क्रैम्प शुरू हो जाएंगे, यही सब होगा। तो वही होगा, सलाइवेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, बिटर, है ना, बिटर एंड स्वीट टेस्ट, क्यों, क्योंकि भाई मीठा था वो, फॉलोड बाय पेन इन एब्डोमेन, डायरिया, मस्कुलर वीकनेस, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पैनल काम नहीं कर रहे हैं भाई, है ना। अब मस्कुलर वीकनेस थी इसीलिए मैंने उसको पंच मारा दुबे जी को। दुबे जी ने क्या किया था, दुबे जी मेरे दुश्मन थे, ठीक है,
तो उनको मैंने क्या किया, उनको मैंने पहले तो मीठा मीठा जो है वो बसनाब दे दिया बर्फी में मिला के, दुबे जी ने खा लिया। उसके बाद मुझे पता है अब उनकी मसल्स वीक होने वाली हैं। तो जब उनकी मसल्स बिल्कुल वीक होने लगी, दिल भी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगा, मैंने जोर से मुक्का मारा और काम खत्म कर दिया, है ना। ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है बदस्नाब से और दुबे जी से, है ना। सारी चीजें एक साथ खुल जाएंगी, मस्कुलर वीकनेस। और फिर एक और पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, बचपन का मतलब यूजी में, हिप्पस साइन, ये भी बदस्नाब का बड़ा खास साइन है। हिप्पस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड पेन से अंडरलाइन करो। क्या है, अर्ली स्टेजेस में प्यूपिल जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर डायलेट कर जाते हैं अल्टरनेटिवली, बट लास्ट में डायलेट ही रहते हैं, और उसकी वजह से इंपेयरमेंट होती है विजन में। ठीक है, आप सब लोग हॉस्पिटल में काम करते होंगे, आपको पता है कि डेथ डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या होगा। आप देखोगे प्यूपिल प्यूपिल डायलेट हो गए, परमानेंटली डायलेट हो गए, तो मतलब कहानी खत्म है। एबीसी काम नहीं कर रहे, प्यूपिल डायलेट हो गए, मतलब खत्म कहानी। ईसीजी लाओ और डेथ डिक्लेयर कर दो। तो लास्ट में तो जब दुबे जी जब अंतिम सांसें गिन रहे हैं तो लास्ट में तो डायलेट ही रहेंगे, प्यूपिल तो डायलेट ही रहेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में प्यूपिल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जब मैंने देखा तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे प्यूपिल। जब मेरे दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने देखा तो डायलेट कर रहे हैं बार बार, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट जब अल्टरनेटिवली करते हैं उसको बोलते हैं हम हिप्पस साइन, है ना। अल्टरनेटिवली बार बार, कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी डायलेट, और लास्ट में तो डेथ होनी है दुबे जी की, तो फिर डायलेट ही हो गए। इसको बोलते हैं हिप्पस साइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर्फ हमें बदस्नाब में ही मिलेगा। कहानी आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट पे आ जाओ। तो जनरल मैनेजमेंट आप सबको पहले से पता है, बहुत सारे लोग पॉइजनिंग मैनेज करते भी होंगे, नहीं करते हैं तो आप यहां से करेंगे। जनरल मैनेजमेंट सबकी सेम रहेगी, जब एंटीडोट चेंज हो जाएगा और स्पेसिफिक मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। रिससिटेशन करेंगे, एबीसी मेंटेन करेंगे, सांस ले रहा है, सांस चल रही है, सर्कुलेशन हो रही है नहीं हो रही है, यही चेक करना है। और फिर आती है रिमूवल ऑफ अनऑब्जॉर्ब्ड पॉइजन, जो स्टमक में बदस्नाव गया उसको बाहर निकालो। कैसे निकालो, या तो आप उसको बमन कराओ, इंड्यूस एमिसिस, या नहीं बमन कर रहा है तो स्टमक वॉश कराओ। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, स्टमक वॉश करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, या कौन सा जो है वो मेडिसिन यूज, KMNO4, बस इतना। और कितना रेशो है, 1:1000, है ना। या फिर आप विरेचन करा सकते हो, किसी तरह आप उस विष को बाहर निकालो जो अभी ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ है, सिंपल बात है। और जो ऑब्जॉर्ब हो गया उसको डायूरेसिस, मूत्रल द्रव्य दो और बाहर निकालो। ये जनरल रहेगा, इसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो मैंने अंडरलाइन करा है पॉइंट, उसी को अंडरलाइन करना है। एंटीडोट पे आते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। एंटीडोट देखो, काउज मिल्क या काउज घी, ये सब के लिए यूज होगा ताकि अब्जॉर्प्शन कम हो जाए। जो आयुर्वेद में आपने याद रखना है, जो बसनाव का एंटीडोट है, वो है टंकण और नवसादर। दो पॉइंट जो है आयुर्वेद के इंपॉर्टेंट है, टंकण और नवसादर, ठीक है। अभी हमारे जो एक सीनियर डॉक्टर हैं वो भी इसी पे काम कर रहे हैं कि टंकण जो है वो क्या बदस्नाव पॉइजनिंग का एंड मतलब थोड़ा रिलीफ उसमें दिलाता है, काम करता है या नहीं करता है, उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो टंकण और नवसादर आपने याद रखना है। और उसके बाद हम आते हैं जो मॉडर्न, अगर एंटीडोट की बात करें तो एंटीडोट का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने डिजिटैलिस, मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग अगर हमने डिजिटैलिस दे दिया तो बस बदस्नाव खत्म, अंदर जो है वो छू मंतर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एंटीडोट का सिर्फ इतना मतलब है कि जो जो लक्षण प्रधान रूप से बदस्नाव कर रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ, जो क्या कर रहा था, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, VF, ठीक है, या फिर कार्डियक अरेस्ट, CA, उसको ठीक करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे आता है डिजिटैलिस, ये आपने पॉइंट एक याद रखना है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एंटीडोट जो यूज किया जा सकता है बत्स नाम में, वो है डिजिटैलिस। अभी आपको याद नहीं करना, अभी आपको जस्ट समझना है, याद मैं आपको बाद में करा दूंगा फिर से। सिम्टम्स की जैसे जैसे सिम्टम आएंगे उस हिसाब से आपने मैनेजमेंट जो है वो करनी है, बस डिजिटैलिस आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आयुर्वेद में थोड़ा सा और आ जाता है अगर तंत्र में, कि पोस्टमार्टम अपेयरेंस में आपको है ना, कि मर ही गया, जब दुबे जी मर गए तब कैसे पता चलेगा, तब तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, ये भी कॉमन चीजें हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी बिल्कुल सफेद पड़ गई होगी, पैलर होगा। फ्रेगमेंट ऑफ रूट्स
रेजिड्यू में बी फाउंड इन स्टमक। पहले तो यही पता चलेगा जब आप पेट खोलोगे तो उसमें आपको बथनाभ के कुछ जो है वो फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्टमार्टम अपेयरेंस में बहुत सारे ऑर्गन में कंजेशन मिल सकती है, लंग्स में हेमरेज मिल सकती है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना। ये है डिफ्यूज कॉन्ट्रैक्टर बैंड नेक्रोसिस इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम जो मसल्स थी वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत जो है वो अफेक्ट होगा। मतलब इतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बथनाभ में आपको क्या क्या याद रखना है, अब एक बार फिर से आते हैं। पहले तो उसका बोटानिकल नेम एकोनाइटम फेरोक्स, रैननक्लेसी फैमिली, बिश और अमृत ये दोनों इसके पर्याय हैं। वोल्फ, वेन, इंडियन एकोनाइट या मॉन्क्स हुड इसके कॉमन अंग्रेजी नाम है। मधुर रस होता है, मीठा होता है, इसलिए बर्फी में मिक्स करके मैंने दे दिया था। एक्टिव प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट है, एकोनाइट, स्यूडो एकोनाइट, एकोनिन, पिकर एकोनाइट, यही आपको याद रखने हैं। एक ही आपको यहाँ पर कंद बनाना है, सिर्फ एक कंद। एक कंद से आपको याद रखना है कि 1 ग्राम चूर्ण, उसका चौथा हिस्सा यानी 2 से आप 4 ग्राम भी याद रख सकते हो, चौथा हिस्सा तो हो गया मतलब 4 mg उसका एल्केलॉइड यानी एकोनाइटिन, और उसको आप 1 ग्राम को चौथे हिस्से में बांट दो तो एक्सट्रैक्ट जो है वो 250 mg। इसी 250 को 25 कर दो, 25 ड्रॉप्स या 25 ml जो है वो टिंक्चर है। ठीक है, थोड़ा और इसमें डिटेल में चले जाओ, इस 250 से और कर देना 2 to 5 आवर्स जो है वो इसका क्या है, क्या बोलते हैं उसको, फेटल पीरियड। फेटल पीरियड कितना है इसको आप काट देना, वेरीज बिटवीन 20 मिनट टू 24 आवर, ऐसा नहीं है, 2 to 5 आवर्स। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया। ये मोटा मोटा आपने याद कर लिया, बाकी हम टेबल पे भी आ जाएंगे बाद में। मेडिकेटेड डोज है 1/4 to 1/8 रत्ती, सिंपल। फिर हम आगे रसरदन समुच्चय के अनुसार मैंने दुबे जी को पंच मारा, दुबे पहला, ठीक है, दूसरे में बेपथु, पहले में त्वक विकार, पंच मारा तो, है ना, फेन उद्गम हो गया, नीला आदि नाम तमस दर्शनम, ये भी बात क्लियर होगी। और उसके बाद षष्ठ वेग में स्कंद भगन हो गया, चरक ने हिक्का बोला था। 7वें वेग में बिल्कुल शरीर ठंडा पड़ गया, जड़ पड़ गया, 8वें वेग में मृत्यु हो गई, ये हमने पढ़ लिया। नॉर्मल नॉर्मल हमें पता है, मोड ऑफ एक्शन सोडियम पोटेशियम चैनल को बंद करता है। हिप्पस साइन केवल बथनाभ में मिलता है। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल, और लास्ट में डायलेट हो जाता है क्योंकि दुबे जी चल बसे। उसके बाद आते हैं हम कि काम क्या करता है, ब्रीदिंग जो है वो थोड़ा धीरे होती है, एरिथमियाज हो जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेट कर जाता है क्योंकि सिग्नल नहीं जा रहा है, सिग्नल नहीं जा रहा है तो फिब्रिलेट कर जाता है, फिब्रिलेट करने के बाद लास्ट में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और भी मसल्स काम नहीं कर रही होती तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एबीसी करेंगे वही, लेकिन वमन कराने के लिए या फिर स्टमक वॉश कराने के लिए KMNO4 का जनरली हर जगह यूज किया जाता है। एंटीडोट के रूप में अपने टंकन और नवसादर याद रखना है, और डिजिटैलिस जो है वो इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है। और भी बहुत सारे एंटीडोट हैं जो हम एक एंटीडोट सेक्शन में भी पढ़ेंगे, आपने मोटा मोटा याद रखना है। और पोस्टमार्टम में आप देखोगे कि पेट में जो है वो रूट के रेजिड्यू या फिर कंद के रेजिड्यू आपको मिल जाएंगे, और आपको हेमरेज, पल्मोनरी एडिमा मिल जाएगा या हेमरेज उसमें मिल सकते हैं लंग्स में क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्रोसिस आपको मिल सकती है मायोकार्डियल मसल्स पे। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं अब डिजिटैलिस पे। डिजिटैलिस जब आप पढ़ोगे तो आप वहां पे लिखोगे कि ये बथनाभ का एंटीडोट है, बथनाभ का एंटीडोट है। तो बथनाभ का एंटीडोट है, तब तो ये अमृत की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब तो ये यहाँ पर विष में आ गया। कैसे आ गया पढ़ते हैं। नाम है डिजिटैलिस परप्यूरिया, फैमिली है स्क्रोफिलरेसिए फैमिली, इसको हरित पत्री बोला जाता है। जब हरित वर्ड आ गया तो हमें पता है कि ये हरित पत्री जो है, आप देखोगे इसके पत्ते बड़े हृदय को छूने वाले हैं या इनकी शेप हृदय जैसी है, हरित पत्री इसको बोलते तो हैं। लेकिन ये अगर नॉर्मल अमाउंट में की जाए यूज, है ना, तो ये हृदय को बड़ी अच्छी लगती है। अगर टॉक्सिक अमाउंट में यूज की जाए तो ये बिल्कुल दिल चीर के, है, आपको आपके बिल्कुल दिल को चीर देगी। डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी कार्डियोटॉक्सिक होता है, हृदय शब्द से आपने याद रखना है, तिल पुष्प भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी नाम में सबसे कॉमन आता है फोक्स ग्लब, ये आपने इसको याद रखना है। टाइप ऑफ पॉइजन में हम पढ़ रहे हैं कार्डिक पॉइजन, तो ये कार्डिक पॉइजन ही है। पर्पल कलर के ये फ्लावर होते हैं, आप थोड़ा सा गूगल भी कर लेना, तो पर्पल फॉक्स ग्लब भी इनको हम बोलते हैं। गुण कर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपने याद रखनी है कि ये चीज दिल को शांत करती है नॉर्मल अमाउंट में, तो ठंडी होनी, दिल में ठंडक पहुंचाती है। ये इकलौता जो विष है हमारे इस कार्डिक पॉइजन में, ये शीत वीर्य है। अदरवाइज सारे विष जो होते हैं वो उष्ण वीर्य है। हृतपत्री जो है
वो हृदय में ठंडक पहुंचाती है। अच्छी चीज है ये डिजिटैलिस, अच्छी चीज है, इसको हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में भी यूज करते हैं। लेकिन अगर टॉक्सिक अमाउंट में ले ली गई, इसीलिए यहाँ पर शब्द है डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। अगर आपको टॉक्सिक अमाउंट में ले ली गई तो तब दिक्कत करेगी। आपने क्या करना है, साथ साथ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट होगा अपने क्लास के बाद जो है वो चैट बॉक्स पे लिखना है। वही फंडा है जो हरियाणा में भी था, सेम बिल्कुल ओपन गिव एंड टेक। हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, आपको डाउट हम बताएंगे, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठे। मेन मुद्दा है सरकारी नौकरी, बस दिमाग में एक ही चीज, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। हर दिन आओ, 1 घंटा पढ़ाई करो, क्वेश्चन दिमाग में लाओ, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट पूछो। तो पहली बात, दिल में ठंडक पहुंचाता है, तो ये शीत वीर्य है, बस इतना ध्यान रखना है। काम ये वही करती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग तरह से ये कार्डियक पॉइजन होती है। आपने कुछ शब्द याद नहीं रखना, 2 शब्द याद रखने हैं। एक ये करती है एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रोड्यूस करती है, बस एक ही शब्द याद रखना। सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, इतना तो हम याद हमें है ही है ना। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट करना। एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब हो गया कि वेंट्रिकल एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। टॉक्सिक डोज में ये क्या करती है, एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रोड्यूस करती है ना। अगर आप नॉर्मल डोज में यूज करोगे तो एक्स्ट्रा को काट दो, फिर ये सिस्टोल प्रोड्यूस करती है ना। मतलब ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। इसीलिए बथनाम में यूज किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन थी, वो फिब्रिलेट कर रहा था, वो फड़फड़ा रहा था, उसको फड़फड़ाने में उसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने में फिर हमने इसको हेल्प कर दी, हमने उसको डिजिटैलिस दे दी। अब करती क्या है, डायरेक्टली हार्ट मसल्स पे एक्ट करेंगे, जो प्रोलॉन्ग्ड डायस्टोलिक पीरियड होता है ना। कुछ बीमारियां होती हैं हमारी, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कुछ लोग बेचारे सीएचएफ से पीड़ित होते हैं, उनमें क्या होता है, कंजेशन होती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड हार्ट में रहता है, जिसकी वजह से डायस्टोल लंबा हो जाता है। यानी हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट ज्यादा करता है, कॉन्ट्रैक्ट कम करता है। मोटी मोटी अगर बात करें हम, देखो बातें हमने मोटी मोटी करनी है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे, और पेपर में बिल्कुल आपको स्मार्ट स्टडी आपको हेल्प करेगी। तो जो बात करते हैं उस पे कि जो प्रोलॉन्ग्ड डायस्टोलिक पीरियड क्या होता है। प्रोलॉन्ग्ड डायस्टोलिक पीरियड का मतलब ये हो गया कि डायस्टोल लंबा हो रहा है, मतलब रेस्ट ज्यादा कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हार्ट। तो प्रोलॉन्ग्ड डायस्टोलिक पीरियड में हम डिजिटैलिस देते हैं, क्योंकि वो करती है सिस्टोल प्रोड्यूस, है ना। तो जो बंदे सीएचएफ के पेशेंट थे उनको हम डिजिटैलिस देते हैं, इंजेक्शन डिजिबिंड देते हैं, टैबलेट डिजिबिंड देते हैं, ताकि उनमें सिस्टोल प्रोड्यूस हो। लेकिन अब हमने आंटी को दी है कि आंटी आपने एक टैबलेट जो है वो बीडी लेनी है, क्योंकि आपको सीएचएफ है, आपको डायस्टोल ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम आपको सिस्टोल देने के लिए सुबह शाम आंटी आपने दवाई खानी है। पर आंटी जो है वो अपने पति से दुखी हो गई है, और आंटी धमकी देते देते 4-5 इकट्ठी दवाइयां खा लेती है कि मैंने तो बस अब मर के दिखाना है। 4-5 जब इकट्ठी दवाइयां खा लेंगे, टॉक्सिक डोज हो जाएगी, उससे क्या होगा, वो एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रोड्यूस कर देगी, जितनी उतने सिस्टोल की जरूरत नहीं थी। तो हार्ट जो होगा वो एक्स्ट्रा पंप करना शुरू कर देगा, उससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो टैकिकार्डिया, टैकिकार्डिया का मतलब पल्स रेट बढ़ जाएगा, 100 से ज्यादा पल्स रेट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पंप कर रहा है। फिर जब पंप करता रहेगा उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन शुरू हो जाएगी और एरिथमियाज। जब ज्यादा काम करेंगे तो थकेंगे नहीं, थकेंगे ही, बहुत ज्यादा पंप करेंगे तो फिर फिब्रिलेशन शुरू हो जाएगी, उसके बाद एरिथमियाज हो जाएगा और लास्ट में कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। मुद्दा सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में डेथ तो हो ही रही है, डेथ तो दुबे जी की भी हुई थी, इनकी भी हो ही जाएगी। यहाँ पर ये काम है। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, डाइगोक्सिन, ठीक है, डाइगोक्सिन आप यहाँ पे लिख सकते हो, डिजिटोनिन है, डिजिटैलिस है, डिजिटॉक्सिन है, सेम ही है, याद करने की जरूरत नहीं है। डिजिटैलिस शब्द से ही रिलेटेड है सारे, ऑप्शन आएंगे तीनों ही। डाइगोक्सिन भी लिख लो। हरित पत्री नाम है तो पार्ट यूज लीफ ही होगा, मतलब ज्यादा टॉक्सिक पार्ट क्या है, लीफ है। बत्सना में क्या था, कंद था, ठीक है। इतनी भी हम आते हैं, ठीक है। प्रयोज्य मात्रा मेडिकेटेड डोज पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं देना, फेटल डोज पे आएंगे सीधा, ठीक है। फेटल पीरियड जो है वो कितना है, 1 घंटे से 1 दिन, 1 घंटे से 1 दिन। आपने एक पत्ता याद रखना है, पत्ता सिर्फ एक पत्ती बड़ी है, 1 घंटे से। और एक पत्ती का अगर आप पाउडर बनाओगे ना तो 3 ग्राम पाउडर बनेगा। आयुर्वेद में पाउडर की डोज कितनी है, चूर्ण की मात्रा कितनी है, 3 ग्राम, 1 चम्मच, है ना। एक पत्ता, या चलो आप 1 चम्मच याद रखो, आप लिख लो ऊपर 1 चम्मच, छोटा चम्मच।
1 चम्मच अगर आपने चूर्ण दे दी ना हरित पत्री का, उसमें 3 ग्राम के आसपास जब आएगा, है ना। 3 ग्राम का मतलब हो गया लीफ पाउडर हो गया 3 ग्राम। 1 चम्मच से आपने याद रखना है 1 घंटे से 1 दिन, मैक्सिमम 1 दिन मिलेगा, एक ही दिन है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा उसका काम, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। 2 चीज याद रखनी है, डाइगोक्सिन जो है वो 5 mg, अडल्ट में 10 mg है, डाई है तो 10, ठीक है, बस इतना। और डिजिटॉक्सिन जो है वो 3 mg है, टिंचर 35 ml। जितना आपको याद होता है उतना आपने याद रखना है, बाकी हम एक टेबल पे आएंगे, वो टेबल से सीधा याद करेंगे। सिम्टम पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वही नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जनरल सिम्टम सेम ही है, इसमें कुछ भी आपने चेंज नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना। थोड़ा अलग से हुआ जो स्पेशली डिजिटैलिस करती है वो क्या, इस पे आ जाओ, एक्स्ट्रा सिस्टोल्स, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ज्यादा काम कर लोगे तो फिब्रिलेट करने लग जाएगा हार्ट, ठीक है, ये फिब्रिलेशन ही वर्ड है। फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेट करेगा, वेंट्रिकल फिब्रिलेट करते करते फिर एट्रियम भी थक जाएगा, वो भी करने लग जाएगा। वेंट्रिकल टर्बुलेंस, सेम ही शब्द है, टर्बुलेंस मतलब ऐसे झाग उत्पन्न कर देगा खून में, बस इतना याद रखना। हार्ट ब्लॉक, सिंपल। फिर से वही, लेबर्ड रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। कन्वर्जेंस, ड्राउजीनेस, कोमा, डेथ जो है वो कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स की वजह से होगी, ठीक है। हैलोज अराउंड ऑब्जेक्ट, ब्लड विजन क्यों हो रहा है भाई, इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, जब डायलेट हो जाएंगे पुतली हमारी बिल्कुल फैल जाएगी, तो फिर ज्यादा लाइट आ जाएगी, तो फोटोफोबिया हो जाएगा, है ना, डिप्लोपिया हो जाएगा, दो दो दिखेंगे, सेम चीज। बस आपने चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट याद रखना है, ये डिजिटैलिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इसी में ही होता है, ठीक है। मैनेजमेंट सेम रहेगी, एबीसी, KMNO4, डायूरेसिस यहां पर। अब आपने एक चीज आपने याद रखनी, देखो एंटीडोट की अगर हम बात करें तो इंजेक्शन डिजिबिंड सेम, जो विष है वो विष को काटता है, ये बात यहां सिद्ध होती है। एंटीडोट सेम ही है क्योंकि काम ही सेम हो रहा है, हो तो वही रहा है, फिब्रिलेशन हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, तो उसको ठीक करना है। ज्यादा काम करके थक गया, आप इसको इस तरीके से समझ लो ना, मैं जिम गया और मैं ज्यादा भाग गया, फिर मैं ज्यादा भाग गया, फिर मैं थक गया, फिर मुझे दोबारा से एनर्जी लेने के लिए पहले मैंने प्रोटीन शेक पिया था, फिर उनको फिर से प्रोटीन शेक पीना पड़ेगा। तो वही सेम बात है, डिजिटैलिस ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा भागा, है ना, प्रोटीन ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा भागा, ज्यादा भागने की वजह से थक गया, उस थकावट को ठीक करने के लिए फिर से प्रोटीन लेनी पड़ेगी। सेम डिजिटैलिस ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा हर्ट भाग गया, ज्यादा भागा फिर वो थक गया, उसको ठीक करने के लिए फिर से डिजिटैलिस देनी पड़ेगी। डिजिबिन या डिजिटैलिस, डिजिबिन जो है वो इसका ब्रांड नेम है। काम बाकी सब वही है, अगर डिजिटैलिस खाया है तो डिजिटैलिस के रूट मिलेंगे हमारे स्टमक में, सेम। बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। मेडिको लीगल केसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसकी ज्यादा है ना। ये तो मैंने मजाक में बोल दी कि आंटी जी ने दूसरों को तंग करने के लिए, अपने हस्बैंड को तंग करने के लिए ज्यादा खा ली टैबलेट, लेकिन गलती से भी खा लेते हैं कुछ लोग, बच्चे हैं, दवाइयां पड़ी हैं, खा लेंगे, इंजेक्शन डिजिटैलिस, टैबलेट डिजिटैलिस। टैबलेट डिजिटैलिस जो थी वो दादी माँ की थी और खुद ही उठा के खा लिए कि कुछ खाने वाली चीज है, तो हो जाएगा, एक्सीडेंटली खा सकते हैं। सुसाइडल इट में भी फाउंड, जैसे मैंने बता दिया कि आंटी जी अंकल जी एक दूसरे को तंग करने के लिए खुद भी खा सकते हैं भाई। होमिसिडल जो है वो बहुत ही रेयरली, क्योंकि दवाई मैं खिला नहीं सकता, मिठाई मैंने खिला दी थी क्योंकि वो मीठा था बचनाब, ये नहीं खा सकते है ना, मैं किसी को बोलूंगा भाई दवाई खाओ, बोले किस चीज की दवाई। और क्रॉनिक जो है वो टॉक्सिसिटी में आपको मिल सकती है, जैसे वही मैंने आपको बता दिया कि डिजिटैलिस जो है वो CHF के प्रोलॉन्ग्ड केसेस में आपको, टैबलेट लोग खाते रहते हैं तो पता चला CHF ठीक हो गया, लेकिन टैबलेट वही चली हुई है कि बीपी की गोली की तरह खाए जा रहे हैं, तो खाए जा रहे हैं, तो फिर डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये दो हमारे जो प्लांट पॉइजन है वो क्लियर हो जाने चाहिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी भी बीच में भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तीसरा भी हम शुरू कर देते हैं, है ना, तीसरा है करवीर, ठीक है। एक बार मैं सिलेबस आपको फिर से देख लेता हूँ, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं करना है ना, टाइम पास करने के लिए हमारे पास उतना टाइम है नहीं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखो बथनाव क्लियर है, बथनाव में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल पढ़ लिया है। और दूसरा हमने डिजिटैलिस पढ़ लिया है, यहाँ पे डिजिटैलिस होना चाहिए, डिजिटैलिस है, ये है ना, ये डिजिटैलिस पढ़ लिया। तो दो आपने एक एक कॉपी जो है सिलेबस की रखनी है, साथ में एक मार्कर लेना है, जैसे जैसे होता जाएगा मार्क करते जाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा। तो दो चीजें हमारी क्लियर होगी। तीसरी आती है हमारे पास अब करवीर, है ना। तो करवीर पे आते हैं। करवीर को ओलियंडर बोलते हैं। और करवीर, पहला तो पॉइंट यही याद रखना आपको कि करवीर कौन सा पॉइजन है, कार्डियक पॉइजन है, न्यूरोटॉक्सिक है, कैसे है। देखो बथस्नाब तो हमें पता ही था सबसे डेंजरस है, उसका ट्रीटमेंट था डिजिटेलिस, वो भी एक दूसरे के भाई बहन भाई भाई हैं, दोनों ही कार्डियक पॉइजन है। तीसरा आता है हमारा करवीर। पहला मुद्दा ये है कि ये कार्डियक पॉइजन है कि नहीं, इसको कैसे याद रखेंगे, तो वीर शब्द से याद रखो। जो वीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा छाती चीरते हैं, हृदय पे वार करते हैं, या उनका हृदय बड़ा स्ट्रांग होता है, दिल बड़ा होता है वीर लोगों का। तो करवीर पे आपने इतना याद रखना है। वीर आते हैं किस पे, घोड़े पे लिख लो, वीर आते हैं घोड़े पे। अब इस पूरी कहानी में घोड़ा आ गया, जैसे दुबे जी आए थे। तो वन बाय वन आएंगे। सबसे पहले दो प्रकार के करवीर होते हैं, एक है नीरियम, ठीक है, नीरियम इंडिकम भी बोलते हैं, ओडोरम भी बोल देते हैं, ओडम भी बोल देते हैं, कई लोग, अलग अलग स्पीशीज है। श्वेत या रक्त करवीर, श्वेत रक्त, ठीक है, जैसे श्वेत प्रदर रक्त प्रदर, वैसे श्वेत रक्त आपने ध्यान रखना है। दूसरे का नाम है सेरेब्राथवेशिया, यह है पीत करवीर, ठीक है, सेरेब्राथवेशिया जो है पीत करवीर। और ये बड़ा डेंजरस है, ये खुद भी पीला है और इंसान को भी पीला कर देता है, बड़ा डेंजरस है ना। तो यहाँ पे लिख लेना साइड में, ज्यादा डेंजरस है। अपनी भाषा में पढ़ाई करनी है, समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने घोड़े की बात कर ली है, तो इसके पर्यायों पे आ जाते हैं। अश्वमार, हायमार, हिंदी में कनेर भी बोलते हैं। फैमिली है एपोसाइनेसी, ओलियंडर बोलते हैं इसको, स्पेसिफिकली इतना याद रखना। सारा ही पार्ट इसका टॉक्सिक होता है, सीड, फ्लावर, लीव्स, रूट, ठीक है, ये सारे टॉक्सिक है। अब हम आते हैं एक्टिव प्रिंसिपल पे। तो जो श्वेत और रक्त होते हैं उसका नाम था नेरियम इंडिकम, या ओडोम भी बोल दे तो नेरियोड्रिन, नेरियोडेरिन, ठीक है, ये दोनों नेरियम नेरियम से याद हो जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। येलो वाले का नाम क्या था, सेरेब्राथेवेशिया, तो थेबिटिन, आप यहां पे लिख लो एक पॉइंट, थेबिटिन ए एंड थेबिटिन बी, ये है इंपॉर्टेंट, और सेरेब्रिन, बस, ठीक है, इनको भी छोड़ दो, द वोटिन, द वोटॉक्सिन, इससे भी, ये भी इतने खास नहीं होते। बाकी सारी चीजें सेम ही है। रसगुण वीर विपाक, ये कटु और उष्णी रहेगा, ये विष का गुण है, सेम ही रहेगा। बस एक ठंडा वाला आपने याद रखना है, शीत वीर्य, जो दिल में ठंडक पहुंचाए, हृतपत्री, ठीक है, तो वो थी शीत वीर्य, बस इतना। मोड ऑफ एक्शन सेम जैसा ही है, जैसे डिजिटलिस काम करती है वैसे ही हमारा जो है वो करवीर भी सेम काम करता है, ठीक है। और इस पे आ जाते हैं अब। फेटल डोज, फेटल पीरियड बड़ी आसान है। क्यों आसान है देखो जरा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो व्हाइट और रेड होते हैं, जो श्वेत और रक्त होते हैं, उनमें जो फेटल डोज है, रूट जो हमारी मूल चूर्ण है, इन दोनों की जो मूल चूर्ण की जो डोज है वो 15 से 20 ग्राम ही है। दोनों 15 से 20 ग्राम, दोनों 15 से 20 ग्राम। घोड़े पे बैठ के हम 15 से 20 किलोमीटर तक, वीर लोग जो थे वो घोड़े पे बैठ के 15 से 20 किलोमीटर तक तो ऐसे ही भाग जाते थे। 15 से 20 ग्राम आपने याद रखना है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि ये जो पीले वाला है ना, ये बड़ा डेंजरस है। तो जब फेटल डोज दोनों की सेम ही है तो डेंजरस कैसे माना जाए, तो डेंजरस मानते हैं फेटल पीरियड में। जो रेड और व्हाइट था उसका फेटल पीरियड 24 से 36 घंटे है, लेकिन जो येलो है उसका फेटल पीरियड 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे में आपको पीला कर देगा वो, सब कुछ पीला, ठीक है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, मोड ऑफ एक्शन हमें पता है कि करवीर और डिजिटैलिस का सेम ही है, सेम चीजें होंगी, वही नोजिया, वोमिटिंग, पेन, एब्डोमेन, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, घोड़े के ऊपर वो आपको याद दिलाएंगे, है ना। सबसे पहले रेस्टलेसनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ट्रेमर्स ऑफ मस्कुलर ट्विचिंग, सीजर, टेटनिक स्पाज्म, लॉक जो, डायलेटेड प्यूपिल। अब आप घोड़े पे आ जाओ। घोड़ा था, घोड़े की बात मैंने आपको याद कराई थी। घोड़े की सबसे खास बात होती है उसकी मसल्स, बाकी सब सेम, क्योंकि कार्डिक पॉइजन है तो काम तो कार्डिक पे ही करेगा, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं, ये काम वही है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बंद करने हैं। मेरे पास एक घोड़ा है या एक वीर है जो घोड़े के ऊपर बैठा है, तो वो जाता है, उस घोड़े की जो खास बात है उसकी मसल्स हैं। तो अटैक किस, उस बेचारे घोड़े को क्या कर दिया है, वीर घोड़ा था लेकिन उसको उसको डिजिटैलिस का इंजेक्शन किसी ने लगा दिया, क्योंकि जलते हैं लोग, तो डिजिटैलिस का इंजेक्शन लगा दिया। जब डिजिटैलिस का इंजेक्शन लगा दिया तो ये शुरू हो गया।
उस घोड़े को मस्कुलर ट्विचिंग शुरू होगी। डिजिटैलिस मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको याद होना चाहिए डिजिटैलिस जैसा ही काम करता है। मस्कुलर ट्विचिंग शुरू होगी, फिर बेचारे घोड़े को ट्रेमर्स आना शुरू हो गए, सीजर्स आना शुरू हो गए, टेक्निक स्पाज्म होना शुरू हो गए, उसका लॉक जॉ हो गया। जॉ से मैंने वैसे उसको लगाम डाली थी, लेकिन वो लॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद उसमें रेस्टलेसनेस, उसने मुझे नीचे फेंक दिया, खुद भी नीचे गिर गया, लेट गया, ट्रेमर्स आ गए, मस्कुलर टिचिंग, सब कुछ उस वीर घोड़े को हो गया। ये सब कुछ होता है करवीर खाने से, स्पेसिफिकली यही आपको याद रखना है। बाकी काम वही है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ब्लॉक, एरिथमिया, वही चीजें रहेंगी क्योंकि डिजिटैलिस की तरह ही काम करेगा। पल्स रेट कम हो जाना, इरेगुलर वीक पल्स हो जाना, सेम काम, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। और हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाना, ये सारी चीजें। कार्डिक फेलियर लीड्स टू डेथ, कॉज ऑफ डेथ जो है वो कार्डिक फेलियर ही रहेगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सेम ट्रीटमेंट करेंगे भाई, ABCD पे चले जाएंगे, यही काम होगा। और अब इसमें जो हमारा एंटीडोट होगा वो होगा डाइगॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स। वही इसको डिजिटैलिस का एंटीडोट भी बोलते हैं। डिजिटैलिस का एंटीडोट क्या था? डिजिटैलिस ही, जिसको डाइगॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बोलेंगे, यही करवीर का भी एंटीडोट है। सिंपल, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। बाकी क्या है, पेट में हमें रूट का पाउडर, लीव्स का पाउडर मिल जाएगा, जो खाया होगा वही मिलेगा। और मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंटल बच्चे जो है वो जनरली इसके सीड, या क्योंकि पीले पीले फूल होते हैं उनको खा लेते हैं बच्चे बेचारे। सुसाइडल बहुत ही रेयरली होगा, क्योंकि कोई बहुत ही बेवकूफ होगा जो, जिसको पता है कि, क्योंकि बड़ा कड़वा होता है, कटु रास्ता तो नहीं खाएगा। सुसाइडल जो है वो बदसनाव का हो सकता है। होमिसिडल भी मिल सकता है, जैसे मेरे घोड़े को इंजेक्शन लगा के। कैटल पॉइजनिंग, मैंने फिर से, मैं घोड़े की ही बात क्यों करी इसमें, क्योंकि ये कैटल पॉइजनिंग में यूज होता था पहले, है ना, एक दूसरे के घोड़े को जहर देने के लिए यूज किया जाता था। और क्रिमिनल अबॉर्शन, जनरली रूट जो थे वो, रूट पाउडर जो था वो बना के जो लोकली वजाइनल वॉल के आसपास लगाया जाता था, क्योंकि ये वही इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा और बच्चे को अबॉर्ट करने की कोशिश करेगा। तो लगभग मुझे लगता है ये तीन के तीन जो हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल अंदर तक घुस गए होंगे। कोई डाउट है तो आप अभी चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। डाउट नहीं है, समझ में आ गया है, अच्छा लग रहा है, तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इस सेशन को और एंजॉय करो, इस बैच को आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। हम अगतंत्र, रस शास्त्र, जितने भी आपके टॉपिक है इसी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है, और आपको सब कुछ दिमाग में छप जाए। ठीक है, डाउट जो है वो आपको चैट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है, देखो रैपिड रिवीजन हम फिर एक काम करते हैं, रैपिड रिवीजन जब अगली क्लास होगी तो फटाफट से इन तीनों को कर लेंगे। ठीक है, अभी अभी मैंने कराया, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जो लोग बेचारे यूट्यूब पे पढ़ेंगे या जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। तो रैपिड रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। जब आगे पढ़ेंगे, जब हम सेरेब्रल ओडोलम पढ़ेंगे तो हम एक बार फिर से रैपिड रिवीजन कर लेंगे, है ना। कोई डाउट अगर आपको है जो आपको नहीं समझ में आया, या आपको कुछ दिक्कत हो रही है पढ़ने में, पढ़ने का तरीका चेंज करना है, ठीक है, या ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर 2025 है जो वो अनाउंस किया है, उससे रिलेटेड वीडियो आपके पास जो है ओरिएंटेशन सेशन भी आपके पास है। तो 70+ दिन आपके पास हैं, तो आपने बिल्कुल इस मैराथन में घुस जाना है हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस रेस में भाग ले रहे हैं, तो आपने भी इस रेस में भाग लेना है और आपने मिल्खा सिंह बनना है और गुजरात में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आपने ज्वाइन करना है। कैसे करना है, कैसे होगा, 70 दिन में कैसे होगा, वो आपको हम बताएंगे।
फिलहाल आपने इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इन नीचे दिए गए नंबर्स पे टेक्स्ट या फिर कॉल करनी है। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।